May I come in, sir? Yes, please do. Namaste, sir. Namaste, please take your seat. Thank you, sir. आप दिनेश हैं? जी सर। दिनेश कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। दिनेश, आपने महसूस किया ही होगा कि हम लोग यथासंभव जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी यहाँ सर। तक पहुँचने में आपने इसे महसूस किया होगा और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके और हमारे बीच में हमने पर्याप्त डिस्टेंस रखा है। जी सर। हम लोग सामान्यतः मास्क पहनकर बैठे हैं, केवल बोलते समय हम लोग मास्क उतार रहे हैं। जी सर। आपके पास भी यही विकल्प उपलब्ध है। जी सर। यदि आप सहज हैं मास्क लगाकर ही इंटरव्यू देने में, तो आप मास्क लगा के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा सहज हैं बिना मास्क के बात करने में, तो चूँकि पर्याप्त डिस्टेंस है, तो आप मास्क उतार भी सकते हैं। जी सर, मैं बिना मास्क के बात करने में सहज हूँ। तो ठीक है, आप मास्क उतार दीजिए। जी सर। आप एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी सर। खुद आपको तो कोई किसी किस्म के सिम्पटम्स नहीं रहे हैं इधर हाल फिलहाल? नहीं सर। आप यानी हम लोग सहज होकर बातचीत कर सकते हैं? जी सर। चलिए, तो दिनेश, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड मेंबर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएँ। जी। सर, मेरा नाम दिनेश है। मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले के नौखा तहसील और गाँव दुधावास का रहने वाला हूँ। सर, मेरी 10वीं कक्षा तिलक शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांदसर चूरू से हुई है। मेरी 12वीं की शिक्षा टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी नागौर से हुई है। सर, मेरा ग्रेजुएशन श्री टैगोर महाविद्यालय कुचामन सिटी नागौर से हुई है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है सर। ये आपने कब किया था? 2017 में किया है मैंने। आपने एमए क्यों नहीं किया? जी। सर, मेरा एमए नहीं करने का उद्देश्य ये था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी करने लग गया था और मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं एमए करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं न कहीं डाइवर्ट होगा और उसकी वजह से मैं सिविल सेवाओं पे पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाऊँगा। इसलिए सर मैंने एमए नहीं किया। अच्छा बताइए, आप तो बीकानेर से हैं, आप पढ़ने के लिए नागौर क्यों गए? जी। सर, मेरे मामा जी ने सर मुझे वहाँ भेजा तो मैं सर गया। अच्छा। जी सर। और आपको यहाँ पर मामा जी ने भेजा, पिताजी ने भेजा या आप खुद आए? जी, यहाँ आने का सर निर्णय मेरा खुद का था। अच्छा। जी सर। आपने अपने जीवन में ऐसे कौन से 4 निर्णय हैं जो बड़ों के दबाव में नहीं लिए हैं? जी। स्वतंत्र निर्णय लिए? जी सर। मेरा सबसे निर्णय मैं सबसे बेहतर निर्णय मानता हूँ सिविल सेवाओं की प्रिपरेशन करने की। क्योंकि सर जब मैंने प्रिपरेशन की तब मेरी ठीक है, आपका एक जी। आपको लगता है ये निर्णय आपका आज़ाद जी। निर्णय है। जी। दूसरा? दूसरा था कि बीएड नहीं करने का निर्णय। शिक्षा में आप बीएड नहीं करने गए, ये आपका आज़ाद निर्णय था। जी। और? तीसरा मेरा निर्णय विवाह नहीं करने का सर मेरा निर्णय रहा। ठीक है, वेरी जी सर। गुड। और? उसके अलावा सर मैं बाकी सारे निर्णय पिताजी ने, दादाजी ने, मामा जी ने लिए हैं? नहीं सर, ऐसा मैंने लिया पर अभी मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा सर। चलिए, खैर कोई बात नहीं। दिनेश, आप मूलतः बीकानेर से आते हैं जी और सर। देश भर में बीकानेर को उनके नमकीनों के लिए जाना जाता है। जी सर। मैं इस कारण को नहीं, क्या भौगोलिक सांस्कृतिक वजहें हैं जिसके चलते बीकानेर जो है वो सेवरीज़ के लिए, अपने नमकीनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? जी सर। बीकानेर में सर बीकानेर शुरू से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। तो इसी वजह से सर जो हल्दीराम जी है उन्होंने भुजिया का आविष्कार किया। उसमें भुजिया का सबसे बेहतरीन अगर विकल्प बीकानेर क्यों है, इसका कारण है कि सर एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, दूसरा यहाँ का पानी है, तीसरा जो यहाँ के खेतों में जो मोट होता है उसका, और तीसरा यहाँ पे जो कोलायत क्षेत्र है, वहाँ की जो मिट्टी है उसका भी सर भुजिया में प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर यहाँ का भुजिया बेहतर है सर। अच्छा, हम लोग जो भुजिया खाते हैं उसमें मिट्टी खाते हैं हम लोग? नहीं सर, एक एसओपी होती है जो जैसे मैंने हल्दीराम जी भुजिया से बात करी, तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित मात्रा में जो मिट्टी है वो मिलाते हैं सर। अच्छा, जी सर। ये तो आपने नई जानकारी हम लोगों को दी जी है। सर। अच्छा बताइए, आप तो खो-खो खेलते रहे हैं। जी सर। खो-खो में माइनस क्या होता है? खो-खो माफ़ी में होता चाहूँ है ना कि माइनस कीजिए, ये क्या है? माफ़ी चाहूँगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय खो-खो या राष्ट्रीय स्तर पे जो खो-खो खेला जाता है, जी सर। उसका जो संगठन है, जी। उसका जो प्रबंधन है, वह जी सर। कौन-सी संस्था देखती है? जी। सर, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया सर। खो-खो फेडरेशन इंडिया ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच क्या संबंध है? माफ़ी चाहूँगा सर, इसका मैं नहीं बता पाऊँगा। नहीं बता पाएँगे। जी सर। कोई बात नहीं। आपने किस स्तर तक खो-खो खेला है? जी, सर मैंने कॉलेज लेवल पे खेला है सर। कॉलेज की टीम में थे आप? जी सर। मुझे बताइए कि जो खो-खो का खेल है उसमें अ, उसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स या बड़े खेलों में शामिल होने में क्या बाधाएँ हैं? जी सर।
खो खो में सर सबसे बड़ी अगर बाधा अपन देखें तो सर ये खो खो को ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्कूल लेवल पर खेलता है, लेकिन उसके आगे खो खो को प्रमोट नहीं किया गया है। उसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि खो खो में जो खिलाड़ी है उनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा जो फंड है वो नहीं दिया जा रहा, अच्छे से टीचर है वो ट्रेंड नहीं मिलते। उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे तो होंगे खराब। तो ये अवधारणा है वो सर कहीं न कहीं काम कर रही है। उसके वजह से सर खो-खो को इसकी अंतर्राष्ट्रीय वजह से ये ओलंपिक्स में नहीं जा पाता। आप जी समझ सर। पा रहे हैं आपने किस सवाल का उत्तर दिया? जी सर। मेरा प्रश्न था कि खो खो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रचलित है? जी, आपने उत्तर दिया कि खो खो को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए स्थानीय क्षेत्र पर से आगे नहीं बढ़ रहा है। जी। सर पहले तो हमें स्थानीय स्तर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सर तैयार कर तो पाएँगे। खो खो बाकी देशों में क्यों नहीं खेला जाता? जी, सर अभी विश्व के 21 देशों में सर खो-खो है वो खेला जाता है। फिर तब तो कारण पर्याप्त है उसको। क्रिकेट तो उससे कम देशों में खेला जा रहा है ईमानदारी से। जी सर, पर सर खो-खो को प्रमोट कम किया गया है। उसके जैसे क्रिकेट की आईपीएल लीग है, उस तरह की कोई लीग का संचालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इसके लिए सर खो-खो की जो लीग है वो शुरू करने की बात की जा रही है सर। ठीक है सर। दिनेश, जी सर। ये कोविड-19 और कोरोना, जी, इन दोनों में क्या समानता है? जी। क्या है ये? जी। सर कोरोना एक वायरस का समूह है जिसमें अब तक 7 प्रकार के वायरस हमने पहचान चुके हैं। और जो कोविड-19 है सर ये कोरोना वायरस का जो 7वां वायरस है सर वो है जो 2019 में चीन के वुहान शहर से फैला है सर। अच्छा, ये बताइए कि बीकानेर में ऊन, ऊँट और अश्व जी। 3 बहुत पॉपुलर हैं। जी सर। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर कि ये तीनों पॉपुलर हैं? जी। सबसे पहला सर मैं ऊन का है तो ऊन का सर उत्पादन यहाँ पे जो भेड़ पालन है वो ज़्यादा किया जाता है, तो इसकी वजह से ऊन का उत्पादन सर बीकानेर में ज़्यादा होता है। दूसरा सर जो ऊँट है, ऊँट जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे सर ऊँट का ज़्यादा पालन किया जाता है। ऊन, ऊँट के बाल और घोड़े के खुर, जी। रासायनिक कॉम्बिनेशन में ये क्या चीज़ है? माफ़ी चाहूँगा सर इसकी मुझे चलिए, जानकारी नहीं। चेतक का वंशज आज भी बीकानेर में है। क्या नाम है उसका? माफ़ी चाहूँगा सर। राजरतन नाम है उसका। जी, थैंक और यू सर। इतना बड़ा घोड़ा है कि उस पे आलती पालती मार के बैठा जा सकता है। तो सोचिए चेतक कैसा रहा होगा। लिग्नाइट आधारित बिजली घर बीकानेर में कौन सा है? जी सर बरसिंह सर। कहाँ पर है ये? कितना दूर है वहाँ से बीकानेर से? सर मैं दूरी नहीं बता पाऊँगा। चलिए, आप ये बताइए कि राती घाटी का किला किसे कहा गया? जी सर जो बीकानेर का किला है सर उसको राती घाटी किन्होंने बनाया था? महाराजा राय सिंह द्वारा सर। समराथल धोरा मुकाम जी सर। विष्णुई संप्रदाय का एक पवित्र स्थल माना जाता है। जी सर। बावजूद इसके कि वहाँ पर केवल विष्णुई संप्रदाय के लोग ही ज़्यादा आते हैं, जी सर। जबकि रुणेचा में रामदेवरा में विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। जी सर। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। तो संत जंबेश्वर जो कि वैज्ञानिक संत हैं, उनकी शिक्षाएं बहुत महान हैं। जी सर। तो यहाँ पर इस प्रकार का बहु जो समाज है इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? जी। इसका कोई मुख्य कारण? जी सर। सर गुरु जंबेश्वर जी का जो मुख्यतः जो विष्णुई संप्रदाय है उसमें जो 95% लोग हैं वो जाट जाति के लोग उसमें शामिल थे। इसी वजह से सर मुझे लगता है कि ये रहा होगा। तदरेवा चूरू में किस लिए पॉपुलर है? जी सर, यहाँ पे गोगा जी का जो सर स्थान है इसलिए। गोगो जी कौन है? गोगो जी सर एक लोक देवता है राजस्थान के सर। अच्छा, उन्होंने गायों की रक्षा ये बताइए गजनेर में हम एक पक्षी को देखते हैं, जी। क्या नाम है उसका? जी सर वल्चर गिद्ध वल्चर, सर। गिद्ध। जी सर। रेत का तीतर नहीं है कोई? जी है सर। है ना? चलिए, उसका नाम बताइए। वैश्विक स्तर पर हम उसको किस नाम से जानते हैं? सर किस पक्षी के बारे में बात कर रहे तीतर के बारे में? हैं? सर इसका हिंदी में नाम सर बटबड़ तीतर है, उसका अलावा मैं नहीं जानता। अच्छा, चलिए ये बताइए कि हेम्बर जो गणपति हैं, जी। इनकी विशेषता क्या है? माफ़ी चाहूँगा सर इसमें जो गणपति की है वो शेर पर सवार हाँ। मूर्ति है सर। शेर की सवारी करना आसान है, जी। पर शेर से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। जी सर। ऐसा किस चीज़ को इंगित करता है? ऐसा सर ऐसा है कि अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य ले लें उसके पश्चात सर उससे हमें उससे दूर जाने का जो है वो अपन प्रयास नहीं कर सकते फिर। जी सर। दवाई और टीका, इन दोनों में क्या अंतर है? जी सर दवाई सर जो टीके में प्रयोग की जाती है वो सर दवाई के कहलाती है सर। दवाई टीके, टीका क्या फिर वो इंजेक्शन जिसमें भरते हैं, जी। वो टीका है? माफ़ी चाहूँगा सर ठीक से मैं इसको नहीं अच्छा बता अच्छा, पाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जी सर। कुचामण भी आपके संपर्क में रहा हुआ है, जी सर। या आप कुचामण के संपर्क में रहे? सर मैं कुचामन के संपर्क तो में उसकी एक विशेषता बताइए। हूँ। जी सर
कुचामन सर शिक्षा नगरी के रूप में सर प्रसिद्ध है। दूसरा कुचामन में सर नमक उत्पादन किया जाता है इसलिए प्रसिद्ध है। और किला वगैरह कोई वहाँ के? जी सर। किन्होंने बनाया था वो? महाराजा जालिम सिंह ने बनवाया था। ओके सर, प्लीज़। दिनेश, जी आप बता सकते हैं कि आसियान देशों ने अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जी सर। साइन किया है कुछ अन्य देशों के साथ, जी सर। तो क्या खास बात है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की? जी सर, इसकी खासियत ये है कि सर इसमें आसियान प्लस जो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, जी ये 15 देशों ने मिलकर ये समझौता किया है। ये सर क्या नाम है इस समझौते का? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सर। ठीक है। जी इसमें सर जो विश्व की 1/3 आबादी और 25% जो ट्रेड है वो सर हाँ। इसमें होता है। तो क्या वजह रही कि भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया? जी इसमें सर भारत की कुछ आशंकाएं थी जिनको आरसेप ने नहीं माना। इसमें जैसे कि? भारत की थी कि रूल ऑफ ओरिजिन का सिद्धांत भारत इसमें लागू क्या होता है रूल ऑफ ओरिजिन? जी सर, अगर कोई देश निर्यात करता है वस्तु का तो उस वस्तु का कितना पार्ट उस देश में निर्मित हुआ है या फिर अच्छा। किसी अन्य देश की वस्तुओं से उत्पादित तो हुआ है। अगर कोई चाइनीज सामान है, प्रोडक्ट जो चाइना में बना है, जी लेकिन मलेशिया के द्वारा भारत में आ रहा है, जी तो कितना प्रतिशत उसमें वैल्यू एडिशन मलेशिया में होना चाहिए ताकि भारत को लगेगा कि नहीं ठीक है ये मलेशियन प्रोडक्ट हम मान लेंगे? जी, जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ इसमें 35% की बात करी थी सर। अच्छा, जी ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में एक मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, जी सर। उसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? जी सर, उसमें सर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भाग लिया सर। इसमें कौन सा देश काफ़ी समय के बाद इस एक्सरसाइज का पार्ट बना? जी ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कई बैंक फेलियर देखने को मिले हैं, जी सर। ठीक है, तो कौन सा बैंक हाल ही में फेल हुआ है भारत में? जी लक्ष्मी विलास बैंक सर। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? माफ़ी चाहूँगा ठीक से मैं नहीं याद कर पा ठीक रहा हूँ। है, तो ये लक्ष्मी विलास बैंक अगर फेल हो गया तो जी अगर इसमें डिपॉजिटर्स ने पैसे जमा कर रखे हैं तो कितने तक की राशि उनकी सेफ है जिसकी गारंटी आरबीआई के द्वारा है कि वो राशि आपको वापस मिलेगी? जी इसमें सर 5 लाख तक की राशि। कौन सी कॉर्पोरेशन होती है जो इसको गारंटी देती है? जी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आप बीकानेर से आते हैं, जी तो सर। बीकानेरी भुजिया तो फेमस है ही। जी सर। राजस्थान के मुझे अन्य 5 जीआई टैग बताइए और जगह भी बताइए। जी सर, मकराना का सर मार्बल है जो कुचामन सिटी के पास ही है सर। उसके अलावा सर नाथ द्वारा की जो थेवा कला है सर वो प्रसिद्ध है। उसके अलावा सर उदयपुर जीआई टैग मिला हुआ है उसे? जी सर। उसके अलावा सर जो उदयपुर की जो कठपुतलियाँ हैं वो फेमस है। उसके अलावा सर जयपुर की जो ब्लू पोट्री है वो प्रसिद्ध है। उसके अलावा सर सांगानेर की जो सांगानेरी प्रिंट है सर वो प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जीआई टैग्स कौन सी संस्था देती है? जी सर, ये सर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड ये सर संस्थान देती है। श्योर हैं आप? जी सर। कहाँ लोकेटेड है ये जीआई टैग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी? माफ़ी चाहूँगा सर इसकी मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है एक देश एक चुनाव, जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन। जी सर। आपको क्या लगता है कि ये व्यवहारिक दृष्टि से क्या संभव है या एक सिर्फ कल्पना मात्र बन के रह जाएगी? जी सर, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि ये व्यावहारिक दृष्टि से भी संभव है। ऐसा सर चुनाव आयोग और जो विधि आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है सर। अगर एक नेशन वन इलेक्शन होता है जी और बीच में कोई सरकार, जैसे सोचिए कि राजस्थान की सरकार ये अल्पमत में आ जाती है, जी सर। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? चुनाव कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, क्या करेंगे? जी सर, इसमें सर दोबारा चुनाव कराएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ रहा? जी सर, इसमें अभी तक इस आशंका का जो सर समाधान नहीं हुआ है। फिर भी मेरी इसमें राय ये है कि इसमें जैसे एक देश एक चुनाव में ये किया जा सकता है कि 2 चरणों में चुनाव है वो करवाए जाएँ सर। तो जिसमें फिर 2 चुनाव नहीं हो जाएंगे? एक देश 2 चुनाव? नहीं सर, 2 चुनाव हो जाएंगे लेकिन जो अभी जैसे सरकार हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, कहीं ना कहीं जो देश में चुनाव होते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि फ़ायदा ये है कि जनता को लगातार सरकार पे दबाव बनाने का, अच्छे काम करने के लिए उसका मौका रहता है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार है वो अपने जो चुनावी फ़ायदे के लिए सर जो कोई भी निर्णय है वो लेती है सर। चुनावी फ़ायदा? जी सर। तो उनको चुनावी फ़ायदा नहीं देखना चाहिए? जी चुनावी सर। फ़ायदा और लोगों का फ़ायदा क्या अलग-अलग है या एक ही जैसा है? नहीं सर, दोनों आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और नहीं जुड़े हुए भी हो ठीक सकते है, हैं। थैंक यू। ओके,
दिनेश, जी सर। आपने तो भारतीय संविधान पढ़ा होगा, जी सर। राजस्थान से आप हैं, आपको कुछ और चीज़ें पता होंगी। जी मुझे बताइए कि जो भारत का मूल संविधान था, जी। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जी। उसमें रजवाड़ों के संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रावधान थे? जी, इसमें सर जो मुख्य प्रावधान था कि जो रजवाड़े के राज्य थे उनको प्रिवी पर्स की जो सुविधा है वो सर दी गई थी। केवल एक ही वो था, कुछ और भी था? माफ़ी चाहूँगा सर, अभी मुझे यही जानकारी। जी, बताइए कि अगर भारतीय संविधान सभा जो थी, उसमें जो रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व था, वो रजवाड़ों की जनता के द्वारा हुआ होता, तो भारतीय संविधान का नक्शा क्या होता? आप सवाल समझ पाए? बजाय राजाओं के पास प्रतिनिधि भेजने के, यदि जनता के द्वारा पूरे देश से डायरेक्ट इलेक्टेड सभी लोग पहुँचते, जी। तो भारतीय संविधान का प्रारूप यही रहता या कुछ भिन्न होता? जी, इसमें सर मैं सबसे बड़ा अगर परिवर्तन अगर जनता अगर निर्वाचित करती तो मैं देखता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है सर, जिसमें धारा 370 आर्टिकल 370 था, वो उस समय नहीं होता सर। और उसके अलावा सर माफ़ी चाहूँगा सर, मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा इसको। चलिए कोई बात नहीं। राज प्रमुख कौन थे? जी, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह नहीं, जी। लेकिन राज प्रमुख का पद क्या था? जी, राज प्रमुख का पद सर जो सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है सर, वो राज प्रमुख के रूप में पहले यहाँ था सर। ठीक, अब नहीं है? जी नहीं सर। किस संशोधन से उसे हटाया गया? जी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। गुड। ठीक है दिनेश, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जी। जा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी दिनेश, जी सर। हटा लीजिए बस। बताइए, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया? किन एरियाज़ में आपको लग रहा है कि आपके पकड़ में है, और कहाँ आपको लग रहा है सर यहाँ थोड़ा-सा सुधार करना है? जी, मुझे लगा कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और जिसमें मैंने करंट अफ़ेयर्स पे अच्छा मेरी पकड़ थी और कुछ जैसे ज़िले की चीज़ें थी वो थोड़ी ठीक थी और कुछ जैसे फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, वो सर मेरी थोड़ी कमज़ोर रही। दिनेश, अच्छा है, आप मात्र 23 साल के आपकी उम्र है, और इस हिसाब से आप वहाँ के कुछ सबसे यंग कैंडिडेट्स में होने वाले हैं। थैंक यू सर। ठीक है ना? जिसका मतलब है कि बोर्ड मेंबर्स आपको आपके प्रति पॉजिटिव होंगे, जी सर। क्योंकि सामान्यतः पब्लिक सर्विस कमीशन में दोनों जगह, यूपीएससी में भी और स्टेट में भी, जब यंग कैंडिडेट आते हैं तो खासतौर से स्टेट्स में जी। उनको अच्छा लगता है, जी क्योंकि सर। आमतौर पे यहाँ पर अदरवाइज जो है वो थके हुए लोग आते हैं। जी ठीक है ना? सर। तो आपके साथ जो आपकी जो एनर्जी है वो आपके साथ एक पॉजिटिव चीज़ बनती है, और पॉजिटिव ये भी है कि आपकी एनर्जी आप में मैच्योरिटी की कमी नहीं दिखा रही है। जी सर। ठीक है, तो सामान्यतः वो एक सकारात्मक चीज़ की तरह है। एंट्री आपकी अच्छी है, जी सर। अभिवादन आपका ठीक है, सिटिंग पोस्चर आपका सामान्यतः अच्छा है। एक छोटी सी चीज़ मैं बाद में बताता हूँ अभी, लेकिन वॉइस लेवल ठीक है, हैंड मूवमेंट ठीक है, आई कॉन्टैक्ट ठीक है, जी फ्लो सर। अच्छा है। वॉइस में छोटी सी चीज़ ये है कि कहीं-कहीं लगता है कि आपकी गति थोड़ी तेज़ है, जी सर। और ये वहाँ तब ज़्यादा लगता है जहाँ आपको उत्तर आता है। जी। तो एक तरह की एक हड़बड़ाहट इसे कहेंगे, जिसमें कि आप, चूँकि आपको उत्तर आता है, जी। आप उसे जल्द से बता देना चाहते हैं। जी सर। एक साधारण सी सलाह ये है कि अगर वो उत्तर आपको आता है, तो वो खो नहीं जाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो उस पे थोड़ा-सा समय लीजिए। इससे क्या होगा? समय का मतलब ये नहीं कि मिनट लेना है, समय का मतलब आधा सेकंड फालतू लीजिए। जी। उसको थोड़ा-सा स्थिरता से बताइए। जी सर। इससे 2 बातें होंगी। एक तो बोर्ड मेंबर्स की ईगो शांत होगी। जी उन्हें लगेगा कि उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा है जिस सवाल के लिए आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ा। जी सर। ठीक है ना? जी। ये मामला ईगो का भी है। जी सर। लेकिन दूसरा इससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपकी राय सुचिंतित राय लगेगी। जी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपका सवाल लड़ गया है, मतलब आपने तैयार किया था और क्वेश्चन पेपर में वही आ गया, जी। तो इसलिए आपने झट से दे दिया। जी सर। ये इंटरव्यू तो बहुत सा बड़ा खेल है ना, इसमें आप सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि सवाल के बहाने आपकी पर्सनैलिटी पता लगे। जी सर। और आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक जीवंत संवाद स्थापित करने की कोशिश करना, जी। ना कि टेबल टेनिस का गेम खेलना। जी सर। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, स्पीड थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी कम कर दीजिए, और फिर इसी आंसर को डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि आंसर आपको अच्छे से आता है। जी सर। ठीक है ना? जी। तो इससे उसका प्रभाव जितना अब है उससे 50% बढ़ जाएगा। अभी भी बहुत अच्छा है। जी। मतलब वी आर ट्रूली इम्प्रेस्ड। हम तीनों लोग आपके इंटरव्यू से वाकई बहुत प्रभावित, और इसीलिए मैं इतने माइन्यूट चीज़ों पे जा भी रहा हूँ। माइन्यूट चीज़ों पे इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ी गलती आप कर नहीं रहे। जी सर। ठीक है ना? कोई बड़ी गलती करें तो मैं उसकी तरफ इशारा करूँ, जी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान रख सकते हैं।
आपका सिटिंग पोस्चर यूजुअली सही है, लेकिन आपके उसमें ना एक थोड़ा सा स्टिफनेस है। जी स्टिफनेस का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ी अकड़ नहीं, लेकिन जी। जैसे थोड़ा सा तनाव जी। जैसा। तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो बैठते समय अपने दोनों बटन कोट के खोल लीजिए, जी सर। ठीक है, उससे क्या होगा, आप रिलैक्स रहेंगे। जी हाथ ऐसे ही रखने जैसे रखे हुए हैं, लेकिन उनको ऐसे खींचना नहीं है, जी उनको सर। रिलैक्स रखना है। जी सर। तो इससे क्या लगेगा, आपकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन दिखाई देगी, जिसकी वजह से सहज संवाद होगा। जी सर। अभी क्या संवाद हो रहा है, अभी ऐसा संवाद हो रहा है जिसमें इधर से सवाल आ रहे हैं और उधर से उत्तर आ रहे हैं। उत्तर आ रहे उसके बाद क्या स्थिति हो जाएगी, उसमें यहाँ वालों को लगेगा कि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी सर। इससे मीनिंगफुल इंटरव्यू होगा। जी सर। इससे आपके इंटरव्यू में 10 नंबर बढ़ जाएंगे। जी। आप समझ पा रहे हैं? इन्हीं जी। सवाल, इन्हीं जी। जवाबों में जी। मैं एक भी जवाब चेंज करने को नहीं कह रहा हूँ, जी सर। क्योंकि जवाब जनरली आप अच्छे से दे रहे हैं। टाई का नॉट अच्छा नहीं है, टाई अच्छी है वैसे, लेकिन टाई का नॉट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जी। एक बार इसको और अभ्यास करके देखिएगा कि जी। इससे बेहतर हो सकता है कि नहीं। जी। खासतौर से चूंकि आप बटन खोलने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए पूरी टाई दिखाई देगी, जी तो सर। टाई की लेंथ भी ठीक होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, जी। उसे देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें जनरली आपकी बहुत अच्छी हैं, को थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू परफॉर्म्ड। थैंक यू सर। तो आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। जी सर। और इसी बार निकालिए, आपने यूपीएससी क्यों नहीं दिया? सर यूपीएससी तो मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसलिए नहीं दिया सर। लेकिन यू आर अ यूपीएससी मटेरियल, यू शुड थिंक अबाउट इट। जी सर। ठीक है, ऑल जी। द बेस्ट। थैंक यू सर।